वेलकम टू न्यू इंडियन एरा बच्चों। 11th की सीरीज लॉन्च कर दी हम लोग ने। 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू कर दिया है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 0 पूरा बेसिक्स करा दिया था और लेक्चर 1 भी अपना हो चुका है। लेक्चर 0 लेक्चर 1 दोनों भी अपलोडेड हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट पहले है कि लेक्चर 0 लेक्चर 1 देख के आ जाओ, तब चीजें समझ में आएंगी। अगर लेक्चर देखने का वक्त नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आज जो करेंगे वो भी पूरा समझ में आएगा ही। बात समझे? तो फिक्र करने की कोई बात इसमें नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले से हमने कहा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लास्ट टाइम मेजरमेंट ऑफ लेंथ और एसआई यूनिट्स लिखने के कुछ रूल्स थे। वो रूल्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेक्चर 1 में कर चुके हैं। अब मैंने बच्चों को कमेंट करने कहा था कि हाँ बच्चों, जिसको मेजरमेंट ऑफ स्टार्स गिनना है वो कमेंट में पिन कर देना जो चाहिए होगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ स्टार्स तुम्हारे बुक में नहीं था। तो हमने कहा था किसी को जानना है तो कमेंट में पिन कर देना, हम लोग सिखा देंगे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया ऐसे मेजरमेंट ऑफ स्टार भी गिनना है, तो वो स्टार्स अब दिखाएंगे। उसके बाद तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम शुरू करेंगे, क्योंकि थंबनेल पे वही है ना, मेजरमेंट ऑफ मास मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसके बाद रहेगा, पहले क्या करेंगे मेजरमेंट ऑफ, क्या कहा, स्टार्स। तो यहां अर्थ से लेके स्टार्स कितना दूर है वो गिनेंगे। बात समझा? इतना काम करेंगे। चलो स्टार्स करते हैं अब यहां पे। अब मैंने क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार कहां से, अर्थ से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिख दिया डिस्टेंस, तेरी तो बेख्याली तेरा, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। इसकी बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्टार गिनना है फ्रॉम अर्थ से, तो मैंने ये पहले ड्रॉ कर ली तुम्हारी अर्थ, है ना, अर्थ से गिनना है। तो ध्यान से बात सुनना, इस वाले केस में थोड़ा सा अलग अप्रोच करेंगे। ध्यान से बात सुनना, ये अर्थ वगैरह ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, जिसको पहले से मैं दिखा दूं। लेक्चर 1 में हम लोग पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं कि एंगल लिया था, एंगल मेजर करने डिवाइस था, उसको स्लाइड किया था और पूरा शिफ्ट करने के बाद एंगल ढूंढा था, एंगल के बाद काम किया था। तो ये हम लोग कवर करा चुके हैं। फिर भी यहां देखना कैसे काम करते हैं। अब ये आ गया तुम्हारा अर्थ और ये आ गया तुम्हारा सन। अब दोनों को थोड़ा नीचे बना लेता हूं कि दोनों को शायद से आसान पड़ जाए, यूज टू रहे नीचे बनाने में। तो ये मान लेता हूं कि मेरा ये है अर्थ। मेरे पास सर्कल है ना, शेप अपने पास है, अपने पास शेप्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया है अर्थ, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। ये अर्थ है और सेम इसी तरह ये तुम्हारा रहेगा सन। सन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सर ऐसे होता है ना। अब देखो सन मैं तो कभी ऐसे बनाता नहीं था भाई, सन मुझे पता सर ऐसा होता ही नहीं। सन कैसे होता है, ऐसा, हाँ ना। अब लग रहा है ये सन, बढ़िया है भाई, सन लग रहा है। ठीक है, अब सन, अब देखो डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन, ये पता होता है। इसको बोलते हैं 1 AU। AU डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन का पता होता है, 1 AU। अब बच्चे पूछेंगे सर ये AU क्या है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। अब सर हम लोग को तो ये AU पता नहीं, हम लोग तो मीटर में गिनते हैं, बताओ मीटर में। तो हाँ भाई 1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी क्या दिक्कत है, AU मतलब मुझे अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस पता है, कोई दिक्कत। अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, आजा भाई थोड़ा नीचे। चलो अब जो मैंने AU लिखा उसको गायब करता हूँ, क्योंकि वो पता है तुम लोग कितना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको D बोल रहा हूँ, D समझ जाना कि D AU है। अब क्या करूंगा मैं, यहां मेरा ड्रॉ करूंगा स्टार। अब मुझे सन स्टार ड्रॉ करना है, तो ये पकड़ लिया मैंने स्टार, जिसका डिस्टेंस मुझे गिनना है। तो ये मेरा स्टार है, तो स्टार नीचे कर लेता हूँ। तो ये स्टार है मेरा S स्टार। ठीक है, इस S स्टार का मुझे डिस्टेंस गिनना है मेरे अर्थ से। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या करता हूं, इस अर्थ से एक लाइट भेजता हूं।
वो लाइट भेजता हूं डायरेक्ट ऊपर की तरफ। अब मुझे पता है मैंने लाइट भेज दी, वो लाइट क्या होगी, इस स्टार के पीछे भी तो स्टार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, स्टार के पीछे भी स्टार होंगे। तो मैंने क्या भेज दी, लाइट मेरी पूरी वहां तक भेज दी। वो स्टार को नाम दे देता हूं एस डैश स्टार। क्या नाम देता हूं, एस डैश स्टार। तो ये आया एस डैश स्टार, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली मुझे ऊपर दिखेगा। अब थोड़ी देर बाद जैसे एस डैश स्टार ऊपर दिख जाएगा, क्या करूंगा, इस लाइट को बेंड करना शुरू करूंगा मेरे स्टार पे, मेरे स्टार पे बेंड करना शुरू कर। जब मेरे स्टार पे बेंड करना शुरू करूंगा तो यहां से लेके यहां तक ये बेंड कर दिया। जैसे बेंड करूंगा कुछ एंगल मिलेगा, तो ये एंगल बोल देता हूं θ1। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 6 महीने वेट करना है। 6 महीने वेट करना है, हाँ भाई 6 महीने वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद वेट करने के बाद ये अर्थ रुकी थोड़ी होगी, घूमते 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 एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे आ जाएगी, घूमते घूमते। तो यहां से मैंने उठा ली मेरी अर्थ, और ये अगर ये कॉपी हो गया तो बढ़िया है, तुरंत चलो कॉपी हो ही जाएगा। तुरंत यहां से उठा लिया और ये अर्थ आ गई यहाँ पे। कब आएगी ये, 6 महीने बाद। और 6 महीने बाद आएगी तो अर्थ से लेकर सन का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। मैंने क्या कहा, डायमेट्रिकली अपोजिट डिस्टेंस पे आएगी एग्जैक्टली। तो ये उतने ही डिस्टेंस पे आएगी, तो उतना ही डिस्टेंस हम लोग क्लियर करेंगे। चलो ये आ गया अर्थ। अभी इसके बाद अब यहां से मैं देखूंगा स्टार को, यहां से देखूंगा मेरे स्टार को, एस डैश स्टार को। वो स्टार मुझे अभी भी इसके ऊपर ही दिखाई देगा, अभी भी एग्जैक्टली मेरे ऊपर ही दिखाई देगा। इसका रीजन मैंने कहा था कि एस डैश स्टार मुझे अभी भी सर के ऊपर क्यों दिख रहा है, मैंने इसकी बात सिखाई थी। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर रहता है तो मुझे हमेशा वो मेरे सामने ही दिखता है। अगर मून को मैं यहां देख रहा हूं ऐसे एग्जैक्टली ऊपर दिख रहा है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आगे आया, फिर देख रहा हूं ऊपर, हाँ भाई अभी भी यही दिख रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। रीजन ये होता है। अब यहां देखो हो गया। अब क्या करोगे, यहां से लेके इस लाइट को ऐसे बेंड करना शुरू करो। तो बेंड करना शुरू करोगे तो बेंड करते करते यहां लेके आओगे, है ना। तो बेंड करते लेके कुछ एंगल बनेगा, और एक इसको नाम दिया θ2। अब ये डी है तो ये भी कितना होगा, डी ही होगा, क्योंकि कब आए हम लोग, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद अर्थ के एग्जैक्टली डायमेट्रिकल अपोजिट आ जाएगी आराम से। तो ये आ गया। अब मुझे पता है ये मेरा कैपिटल डी है, दोनों स्मॉल डी है। अब मुझे पता है कि स्टार मेरा 1 लाइट ईयर दूर है। लास्ट टाइम कहा था लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो उसको वहां पहुंचने में 1 साल लग रहा है, 1 साल 365 डेज, तो बहुत दूर होता है। तो मुझे पता है ये मेरा जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। 2 बार बना दिया है, हालांकि बहुत बड़ा है। तो मुझे पता है कि मैं अभी इस बार जो मेरा स्ट्रेट लाइन है उसको मैं आर्क मान सकता हूं। मैंने लेक्चर 1 में ही बात पहले ही क्लियर कर दी है, बच्चों देख लो एक बार। हमने कहा था कि अगर डिस्टेंस बहुत 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 बड़ा होगा तो मैं आर्क को ही, स्ट्रेट लाइन को ही आर्क मान सकता हूं, मतलब ऐसा, इसको मैं आर्क मान सकता हूं। अभी काम खत्म है। अब मुझे पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। अब मुझे बताओ θ1 ये है, θ2 ये है, तो ये एंगल कितना होगा, दिख रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। समझदार बच्चा बोल देगा तुरंत, सब बच्चे बोल देंगे, जितने लेक्चर 1 देखा सब बोल देंगे सर θ1 प्लस θ2 होगा। एग्जैक्टली राइट कहा बच्चों ने। तो यहां से टाइम पास के लिए एक डॉटेड लाइन जोड़ देता हूं। अब बच्चे बोल देंगे सर ये θ1 तो ये भी क्या होगा, θ1 ही होगा। कैसे, क्या z बन रहा है ना भाई, देखो ना, है ना। तो ये θ2 तो ये कितना होगा, θ2 ही होगा। तो पूरा एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ2, इसको ही नाम दिया था थीटा, और ये तुम्हारा था पैरेलैक्स एंगल, याद रहा नाम दिया था उसको पैरेलैक्स एंगल। हो गया, पैरेलैक्स एंगल हो गया। अब एंगल कितना है, थीटा है। अब आर्क पे ध्यान दो, आर्क क्या है, सिर्फ डी है क्या, नहीं भाई डी प्लस डी है, एग्जैक्टली डी प्लस डी।
डिवाइड बाय रेडियस, दिख तो रहा है रेडियस कैपिटल डी है। अभी चिपका दो, थीटा इक्वल्स टू 2d बाई डी, और कहा था थीटा किस में होता है, हमेशा रेडियन में, हमेशा रेडियन में कहा था। ठीक है, अब काम किससे है, कैपिटल डी से काम है, तो डी को यहां तरफ ले जाओ, तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2d बाय थीटा। कुछ तो मिसिंग है इसमें, कुछ तो मिसिंग है। हाँ भाई, डब्बा मिसिंग है, बॉक्स करना मिसिंग है, उसके बिना कैसे काम होगा। तो ये हो गया तुम्हारा बॉक्स, खत्म। मेजरमेंट ऑफ स्टार हो गया। मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें, हलवा था ये, आराम से खत्म करें कहानी, हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने कर लिया पूरी तरह खत्म, शॉर्टेस्ट लेंथ की भी बात की, हाईएस्ट लेंथ की भी बात की, मतलब हाईएस्ट बोलना गलत, लार्जेस्ट लेंथ की भी बात की। अब बात करेंगे मास, अब बात करेंगे टाइम की। इसकी बात करेंगे मास की, उसके बाद बात करेंगे टाइम की। यहाँ ध्यान से बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम। शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ सीखना सतना। चलो मेजरमेंट ऑफ मास की बात करनी है, तो मुझे बताओ स्मॉलेस्ट की बात पहले करें कि हाईएस्ट की बात पहले करें, 10 जल्दी बताओ फास्ट। स्मॉलेस्ट की बात करें कि हाईएस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें कि हाईएस्ट की करें, जल्दी। हाँ चलो, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है स्मॉलेस्ट में, तो पहले स्मॉलेस्ट ही करते हैं। तो पहले ही हेडिंग डालता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ मास तो करने वाले हैं, पर स्मॉल मास। स्मॉल मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे स्मॉलेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का ही ना, तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, पर स्मॉलेस्ट मास निकालने के लिए किसी एक का रेफरेंस होना जरूरी है, तो एक का मास पता होना जरूरी है। तो दिखाते हैं कैसे क्या। मान लेते हैं कि कोई एक मास, उसका मुझे पता होता है, दिखाता हूँ यहाँ पे। सौ बार जन्म लूं तो भी, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब देखो सिखाता हूं यहाँ पे मैं। अब मैंने रख दिए यहाँ पे कोई चार्ज, उसका मास है m1, तो मास क्या है m1। ध्यान से बात सुनना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो घूमता है। बात मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, तुम लोग को बाद में मिलेगा, 11th 12th में मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि कोई भी मास अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो घूमता है। क्योंकि देखो चार्ज एक अलग पैरामीटर है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग पैरामीटर है। चार्ज और करंट में रिलेशन है, चार्ज में और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन नहीं है। हालांकि इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने का एक लौता रीजन है, वो है करंट। करंट के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब तक करंट नहीं बनेगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, समझे बात। अब मैग्नेट के अंदर भी, मैग्नेट के अंदर बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, सबके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तभी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। अब बच्चे से घबरा जाते हैं, सब मैग्नेट में कहां करंट आ रहा है। बच्चों करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इन शॉर्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस यूनिवर्स में हर चीज एटम से बनी है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उस वजह से करंट बनता है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यही बात क्लियर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो वो चार्ज घूमने लगेगा। इसका मास मुझे पता है, m1 मास नोन है, m1 नोन मास है, जो अपने को पता है, नोन मास है। अब मान लेते हैं जैसे m1 मास आया, ये घूम गया, ये घूम घूम के यहां आ गया। इस मास ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस मान लेते हैं r1। अब r1 पता है मुझे, क्यों पता है, r1 डिस्टेंस है, मैं निकाल दूंगा डिस्टेंस, कोई दिक्कत। अब इसी प्लेस पे मैंने दूसरा मास रखा, दूसरा मास मान लो इसी प्लेस पे रखा, दूसरा मास वो है m2, जो अननोन है। m2 क्या है, अननोन, जो मुझे निकालना है। अब ये मास भी तो घूमेगा, ये मास भी घूमेगा। मान लेते हैं कि ये घूम के ऐसा घुमा, यहां आ गया घूम के, इसने जो डिस्टेंस कवर किया
ये डिस्टेंस हो गया R2, क्या हो गया R2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत R2। अब बच्चों के मन में सवाल ये आया, सर फर्स्ट वाले ने ज्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस कवर किया, सेकंड वाले ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका रीजन क्या है? और एक बात, फर्स्ट वाले ने कम डिस्टेंस कवर किया, सेकंड वाले ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये डिपेंड करता है मास पे। जिसका मास कम उसका डिस्टेंस कम, जिसका मास ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा। अब मुझे बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली या इनवर्सली। तो मुझे देख के बताओ, मास कम तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, मास ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो किसका मास ज्यादा है, m1 का या m2 का? हाँ सवाल आ रहा है सही से, हाँ m2 का मास बड़ा है, तो यहां लिख देता हूं m2 इज ग्रेटर देन m1। अब साफ साफ देख के लग रहा है कि जो मास और डिस्टेंस में रिलेशन है वो है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर मास बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी खुद का खुद बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो डिस्टेंस भी खुद का खुद घट जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोपोर्शनल। तो अभी यहां बात करते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है, तो जब m1 की बात करूंगा तो प्रोपोर्शनल टू r1 आएगा, सिमिलरली, है ना। अब मुझे बताया तो उनको सिखाया गया होता है, तो मैं सिखा देता हूं और एक बार। प्रोपोर्शनलिटी गायब करने के बाद दो चीजें आती हैं, याद रखना, दो चीजें आती हैं। एक आता है इक्वल्स टू, दूसरा आता है कांस्टेंट। तो यह आएगा इक्वल्स टू, दूसरा आएगा कांस्टेंट, आ गया। और ये आ गया R1, इसको चिपका दो इक्वेशन 1। m1 पता है, R1 पता है, सेकेंड केस। अब सिमिलरली m2 प्रोपोर्शनल टू R2 रहेगा, है ना। मास कम तो डिस्टेंस कम, मास तो डिस्टेंस ज्यादा। तो यहां लिखता हूं m2 इक्वल्स टू KR2, इसको बोलता हूं इक्वेशन 2। अब ध्यान से बात सुनना, निकालना किसका मास है, m2 का मास निकालना है। तो m2 का मास निकालना, ध्यान से बात क्लियर रखना, जिस चीज का मास निकालना है उसको ऊपर रखना, डिवाइड करना है अपने को, 1/2 करना है, 2/1 का तुम डिसाइड करोगे। मैंने क्या कहा, मैं यहां लिख रहा हूं 2/1। किसी ने अगर 1/2 किया तो थोड़ा गलत नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, दिखाऊंगा बाद में कभी। अब जिसका मास निकालना है, जो चीज निकालनी है वो हमेशा ऊपर रखना, जो नहीं निकालना है वो नीचे रखना। अब m2 निकालना है तो m2 को ऊपर रखूंगा, तो क्या लिखा 2/1। अगर m1 निकालना होता तो करता 1/2, तो यहां क्या कर रहा हूं 2/1। तो यह आ गया m2 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल्स टू KR2 डिवाइडेड बाय KR1। K के घर पे जाएगा ना, ये के घर पे, ये के घर पे। अब देखो क्या बचेगा, m2 बाय m1 इक्वल्स टू R2 बाय R1। काम m2 से है तो m1 डिवाइड में, यहां आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया तुम्हारा m1 वहां पे, तो ये आ गया m2 इक्वल्स टू R2 बाय R1 सिंगल ब्रैकेट में, और ये तुम्हारा m1 मल्टीप्लाई में। R2 पता है, डिस्टेंस है ना, R2 पता है, R1 पता है डिस्टेंस, m1 भी पता ही है, सारी बातें पता है, तो क्या है m2 मिल जाएगा। अगर दिमाग लगाओ कि अगर बोल दूं इसी पॉइंट पे मैंने एक नया मास लेके ला, नया मास, अब यहां नया मास आ गया है, वो मास है तुम्हारा m3। मास क्या है m3। मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया इतना, डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस बोल देता हूं कि R3 है, क्या है R3। अब यहां सेम काम वैसे होगा, अब मुझे कोई R3 निकालने बोलेगा तो लिख दूंगा m3 इज प्रोपोर्शनल टू R3, m3 इक्वल्स टू KR3, है ना। अब m3 निकालना है तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3। अब मेरे पास m2 ही पता है, मुझे m1 भी पता है, तो मैं यहां 3/2 करूं या 3/1 करूं, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे m2 मिल चुका है, m1 मिल चुका है, m3 निकालना है, तो यहां करता हूं 3/1 करता हूं, ये भी चल जाएगा, या किसी को 3/2 करना है तो 2 भी कर लो, ये भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, m2 निकाल के रखा है अब यहां पे, तो यह आएगा m3 डिवाइडेड बाय m2। अब 3/2 इसलिए किया, इसका रीजन दिया पहले ही,
जो निकालना है वो ऊपर, जो नहीं निकालना है वो नीचे। तो ये आया m3 बाय m2 इक्वल्स टू kr3 बाय kr2। के गया, क्या बचा, m3 बाय m2 इक्वल्स टू r3 बाय r2, ये गई वहां पे। तो ये आया m3, ये आएगा m2 इंटू r3 बाय r2, ये आ गया m3 मास, और ये तुम्हारा था m2 मास। तो कुछ भी आने दो, मुझे r3 पता है, r2 पता है, m2 पता है। r3 कैसे पता है? अरे डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे ना भाई साहब, पहले तो सिखा दिया। क्या है m3? मुश्किल है? मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मास मुश्किल था? अरे क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। स्मॉल मास हो गया। अब किसकी बात करना है? लार्ज मास। किसकी बात करना है? लार्ज मास की बात करें। लार्ज मास की यहाँ देख ले, लार्ज मास बात करते हैं, लार्ज मास की। लार्ज मास, लार्ज मास, ये जो दोनों मास के मेथड बना रहे हो ना, दोनों मास के मेथड, ये दोनों मेथड तुम्हारे पास इनडायरेक्ट ही हो रहे हैं, हाँ है ना। डायरेक्ट कहा था, डायरेक्ट में तुम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली पूरी इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लार्ज मास, मान लो किसका मास निकालना है? सन का मास निकाल लें। किसका मान का मास निकालते हैं? सन का मास। हाँ भाई, सन का मास निकालना है। इतनी बड़ी वेइंग मशीन मेरे पास है। हाँ भाई वेइंग मशीन है। आ जा भाई बैठ, निकालता हूँ वेट। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा सन का मास निकालने के लिए? कोई तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। वो मेथड हम लोग यूज करेंगे ग्रेविटेशनल मेथड। क्या यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल मेथड। ध्यान से बात सुनना। लार्ज मास की बात करते हैं, तो ये मैंने बना दिया है मेरी अर्थ। अजीब अर्थ ना बने तो स्मॉल सी अर्थ बनाता हूं, सन बनाता हूं सर। ये हुआ सन, पर सन का वैसे बनाते ही नहीं। सन तो ऐसे होता है, ऐसे। सन है ना, अब सिखाया 1 मिनट पहले ही, याद है लास्ट में सिखाया था, ये सन है। अब सन ऐसा है, तो मुझे पता है ये मेरी अर्थ कहीं यहाँ रहेगी, ये सन से तो मेरी अर्थ कहीं यहाँ रहेगी। तुम लोग सन तो ऐसा बना रहे हो, मैंने मेरे ड्राइंग बुक में तो ऐसा सन कभी ऐसा बनाया नहीं। ये मेरा अर्थ है, तो ये लिखता हूँ मास ऑफ अर्थ, और इसके अंदर लिखता हूँ ये अर्थ है। मैंने मेरे ड्राइंग बुक का कभी भी सन ऐसा नहीं बनाया। सन बनाया था ऐसा कुछ, तो ये पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ये आया सन, खत्म। ऐसे ही बनाया सन हम लोगों ने। अरे रियली ऐसे बनाया भाई, वैसे बनाना नहीं, यहाँ काफी करते हैं। चलो ठीक है। अब मुझे पता है सन के अराउंड मेरा मास ऑफ अर्थ जो है, अर्थ जो है घूम रही है। घूम रही है कि नहीं घूम रही है? अर्थ घूमती कि नहीं घूमती सन के अराउंड? तो मान लेते हैं कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और सन अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है, ये लो, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो पूरा ये पाथ कवर करेगी, घूम रही है। चलो अब बात करते हैं घूमती है। तो मुझे पता है कि अर्थ को घुमाने वाला एक फोर्स रहता है। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके लिए एक फोर्स जरूरी है। जिसको वो फोर्स पता है तुरंत कमेंट कर देना, तुरंत, तुरंत लगे हाथ, तुरंत, तुरंत। क्या कहा? तुरंत कमेंट करना। जिसको वो फोर्स पता है। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सवाल मन में आता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है? एग्जाम्पल, लगा कौन रहा है? अब ध्यान से बात सुनो कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, लंबी सी रोप है। रोप में मैंने पत्थर बांध दिया, पत्थरों गरा 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 घुमा रहा हूं। घुमाने के बाद ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, पर लगा कौन रहा है? ये एक सवाल। दूसरी बात, ये मेरा न्यूक्लियस और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन फिर से गरा 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 घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके ऊपर भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर सवाल आ रहा है कौन लगा रहा है? अब मैंने कहा सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है तो उसके पास भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लगा कौन रहा है ना? पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहां लिखता हूं ऊपर तुम्हारे लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा लिख के देता हूं। मैंने क्या लिखा है? सीपीएफ लिखा है, सेंट्री
सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या कहा? एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये डिस्टेंस जो लिखा है ना सन से लेके अर्थ का, इसको मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, चलेगा? वो लिखा है वही। अब एम, एम होता है उसका मास जो चीज घूम रही है। स्ट्रिंग वाले केस में पत्थर घूम रहा था तो पत्थर का मास, न्यूक्लियस वाले केस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो इलेक्ट्रॉन का मास, अर्थ वाले केस में अर्थ संकरण घूम रही थी ना, तो अर्थ घूम रही तो अर्थ का मास, ये चीज है। और वी जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी वेलोसिटी, स्ट्रिंग वाले केस में पत्थर घूम रहा है तो पत्थर की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन वाले केस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और सन और अर्थ वाले केस में अर्थ घूम रहा है तो अर्थ की वेलोसिटी। कोई दिक्कत? इतनी बातें क्लियर है। अभी अब बात आ रहा है सेंटीमीटर फोर्स लिख तो दिया पर लगा कौन रहा है ना? देखते ध्यान से बात करते हैं। स्ट्रिंग वाले केस में जो लगा रहा है सेंटीमीटर फोर्स, वो लगा रहा है टेंशन। टेंशन ये वाला टेंशन नहीं, स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं, स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन। अगर स्ट्रिंग का टेंशन दिखाता हूं कैसे है, तो स्ट्रिंग पूरी स्ट्रेच है, स्ट्रेच की गई है, पूरी खींची गई है, तो उसमें टेंशन है ना? अगर स्ट्रेच ऐसे ढीली ढाली है तो स्ट्रेच टेंशन नहीं है। किसी देखो ना, किसी रस्सी पे कपड़े सूखे हैं, कपड़े सूखे में स्ट्रिंग में टेंशन है क्या? स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, कपड़े सूखे तो क्या है, ऐसे हो चुका ना स्ट्रिंग पूरा, तो कहाँ उस पर टेंशन कहाँ है? नहीं है। अब कपड़े नहीं सूखे हैं तो टेंशन है। तो जो टेंशन है ना, टेंशन देखो जितना तुम लोग तेज घुमाओगे ना, फास्ट फास्ट, उतना पेन यहाँ उंगलियों पे होगा। इसका मतलब क्या है? टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर लगता है, हाथ की तरफ लगता है। तो ये तुम्हारा टेंशन है जो सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वाला एग्जांपल। सेकंड वाला एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ऐसे गरा 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 घूम रहा है, तो ये जो सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कौन लगा रहा है सेंटीमीटर फोर्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। खत्म। अब अर्थ वाले केस में जब सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो जो इसमें सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां मुझे पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यही फोर्स है जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं शॉर्टकट लिखता पर इसका शॉर्टकट अलग आता, जीएफ आता, उसका सीपीएफ आता। जैसे जीएफ लिखता तो कल अलग कुछ इमेजिन कर लेता, तो वहां अपना काम अटक जाता, तेरा फोकस बढ़ जाता। सब पूरा वर्ड लिखा, क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया, इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो बढ़िया है। कैपिटल जी, मास किसका? सन का, तो ये आया मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, और किसका मास? अर्थ का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? आर, तो उसका स्क्वायर। वहां देखा होगा 10th में, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों मास, मास अर्थ सन, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख दिया। और जी पता ही होता है, जी होता है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यही तुम्हारा किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो ये आ गया तुम्हारा एम, इसका मास अर्थ का मास, क्योंकि अर्थ ही घूम रहा है, तो अर्थ का मास मैंने कैपिटल एम लिखा है तो कैपिटल एम लिखता हूं, मास ऑफ अर्थ। उसके बाद अर्थ की वेलोसिटी v, और दोनों के बीच का रेडियस का स्क्वायर आ गया। सॉरी, स्क्वायर नहीं है, गलती से बोल दिया, वो स्क्वायर कभी नहीं आएगा। बच्चे से मोस्ट मिस्टेक ये होती है, वो स्क्वायर खा चुके हैं, उन लोग चाट चुके हैं स्क्वायर को पूरी तरह से, तो हमेशा मन में आर स्क्वायर ही आता है। तो आर स्क्वायर नहीं है, वो आर है सेंटीमीटर फोर्स में, तो कुछ तो गायब होगा यहाँ से। तो ये आर स्क्वायर में से एक आर जाएगा, एक आर बचेगा। मास ऑफ अर्थ घर पे, मास ऑफ अर्थ घर पे। टारगेट क्या बचा है? जी एम एस डिवाइडेड बाय आर, है ना? इस तरफ क्या बचा है? वी स्क्वायर। काम किससे? सन से, मास के काम से। तो सन के मास को यहीं रखो, बाकी सब वहां भेज दो। अब ये आर डिवाइड में, यहां जाने के बाद ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये जी की वैल्यू मल्टीप्लाई में, यहां आने के बाद डिवाइड में। देखो लिख के दिखाता हूं, ये आया मास ऑफ सन इस कोने में,
डिवाइड का गया मल्टीप्लाई में, तो वी स्क्वायर आर आ गया डिवाइड बाय जी आ गया। अब काम हुआ नहीं है, मुझे आर पता है जी पता है, पर ये बच गया मेरा वी नहीं पता है ना। सिर्फ वी नहीं पता है तो वी को ढूंढे, ढूंढे कि नहीं ढूंढे वी को? वी को आराम से ढूंढ लोगे रे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, आ जा भाई किसी की ना। चलो डन है। अब बात करते हैं इसके बाद का, तो यहां देखो ज्यादा दूर हो गया, पास करता हूं। चलो अब v ढूंढना है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला बुक पेन लेके बैठे हो ना, याद से, हाँ उसके बिना कुछ मतलब नहीं है। पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करना है तो बुक पेन तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर कब? जब तुम लोग आगे बढ़ रहे हो तब। पर जब तुम लोग घूम रहे हो, ऐसे गरा गरा घूम रहे हो, तो घूमने में तुम लोग क्या कर रहे हो? कवर, सरकमफरेंस कवर कर रहे हो ना पूरा, है ना। बच्चों को लगता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ क्योंकि शुरू यहां से कर रहा हूं तो यहीं पे आ रहा हूं तो जीरो हुआ, नहीं ना बच्चा। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कवर कर रहे हैं। तो तू सर्कुलर में घूमेगे तो क्या कवर करोगे? सरकमफरेंस कवर करोगे ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू सरकमफरेंस, सरकमफरेंस अपॉन टाइम। अब जिसको भी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल नहीं पता है, तुरंत बुक का लास्ट पेज निकालो, 5 बार लिखो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। कितना होता है? अरे बोलो, 2 पाई आर। तो ये आ गया v, ये आया 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टी। अब ये टाइम पीरियड कितना है अर्थ का, है ना। अर्थ का घूमने का टाइम पीरियड पता है अपने को? अरे पता है 365 डेज, एक साल लगता है ना घूमने में, तो उतना टाइम पीरियड तो अर्थ का पता है अपने को। बच गया 2 पाई, बचपन से पता है। अरे पता है बचपन से 2 पाई, और आर भी तो पता है। 2 पाई बचपन से इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 की तो 2 है बचपन से, और पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142 है, वो भी फिक्स है। और आर का तो कहा था 1 AU लिख के दिया था 1 मिनट पहले ही, 1 AU 1.496 10⁻11, इतना पता है बात। अब आगे की बात देखो, अब 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, वी मिल जाएगा, टी पता है। देखो मुझे यहां फॉर्मूला बना के देना है तो फॉर्मूला बना के देता हूं। इसका वी स्क्वायर निकाल के रखता हूं, तो यहां लिखता हूं, ये देखो पुट वी, इसमें पुट कर रहा हूं वी को। तो ये मास ऑफ सन लिखा, सन लिखा। अब ये वी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये वी की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये आएगा 2 पाई आर बाय टी आ गया। इसका स्क्वायर करना भूलना नहीं। आगे क्या है? आर है डिवाइडेड बाय क्या? जी है। तो ये आया मास ऑफ सन, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर भाई, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ है ना। और ये तुम्हारा बचा हुआ इंक्लूडिंग आर, कोई दिक्कत? और ये लास्ट में डिवाइड में क्या है? जी, कोई दिक्कत? अब यही स्टेप को तुम लोग यहां तक छोड़ दो तो भी काफी है, यहां इसी स्टेप को थोड़ा अरेंज करके लिखो तो भी चल जाएगा। तुम लोग कंफ्यूजन ना डालने से मैं दिखा रहा हूं पहले ही। अब ये स्क्वायर करोगे तो ये टी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बनेगा, देखो एम एस, डायरेक्ट स्टेप में हटाता हूं, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर नीचे, और जी ऑलरेडी नीचे ही था, वो टी स्क्वायर करके मैं नीचे डाल दिया है, और ये इंटू आर। अब यही फॉर्मूला यहां लिख दो, करो। आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू जी। अब 4 पता है इसमें, पाई स्क्वायर पता है इसमें, आर क्यूब पता है इसमें, टी पता है इसमें, जी पता है। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 पता तो है, हर चीज पता है। मास ऑफ सन मिल जाएगा, इतना बड़ा सन का मास हमने निकाला है। क्योंकि पता नहीं वो थ्योरी क्या बोलती है, मुझे नंबर कुछ याद नहीं आ रहा है, कि एक थ्योरी बोलती है कि सन के अंदर 13,000 या उससे ज्यादा अर्थ आ सकते हैं। जहां तुम रह रहे हो उतने अर्थ सन के अंदर आ सकते हैं। तो इतना बड़ा मास सन का है, और तुमने कैसे निकाला? सीधी तरीके से, हिंदी तरीके से मास निकाला।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मास ऑफ सन भी हो गया। अब क्या बचता है? मेजरमेंट ऑफ मास में स्मॉलेस्ट मास की भी बात की, लार्जेस्ट मास की भी बात की। अब क्या बचता है तुम्हारे पास? मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम तुम्हारा लास्ट होगा। मेजरमेंट टाइम होते ही तुम्हारा काम खत्म। समझ गए? चलो अब बड़े मेजरमेंट ऑफ टाइम की तरफ। तो शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। आ जाओ बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टाइम शुरू करने जा रहे हैं। हेलो, आ रहे हैं टाइम के पास, आ रहे हैं हम लोग टाइम के पास। मेजरमेंट ऑफ टाइम, वक्त 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 वक्त, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को। अब टाइम को मेजर कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं, और एक्यूरेट कैसे मिलेगा उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए अपने पास बेसिकली सेकेंड है ना, सेकेंड है। तो देखो कैसे बात करते हैं टाइम का। तो यहाँ पहले स्टार्टिंग का बात करते हैं, स्टार्टिंग की। बहुत पहले की जब तुम्हारे पास कोई किसी ने पता नहीं कि अगर टाइम को मेजर करना है ना, तो एक घड़ी आती थी, उसको बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक्स। अच्छा यार एग्जांपल है, सारी हॉरर मूवीज में देखो, सारी हॉरर मूवीज में, सारे हॉरर मूवीज ना 12 बजते एक कबूतर निकलता है बाहर घड़ी में से। तो देखिए ना बड़ी बड़ी घड़ियां, तो वही होती हैं पेंडुलम क्लॉक्स। पता है उसका मैकेनिज्म कैसे होता था, वो कैसे काम करती थी? वो पेंडुलम का मतलब क्या होता है? एक रस्सी है, रस्सी पे भी कुछ तो एक पत्थर टाइप लगा होता है, लटका होता है, बस ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, उसको ही बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक्स। अब सीन क्या है, जैसे ही पेंडुलम क्लॉक है ना, ये देखो ये इसकी मेन ये स्टार्टिंग पोजिशन है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ऐसा। अगर ये तुम्हारा ऐसा है, ये ऐसा पेंडुलम है, ये ऊपर यहां तक आएगा, आएगा, फिर यहां तक आने के बाद फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आने के बाद फिर यहां आएगा। इसको बोलते थे कि एक पेंडुलम का ऑसिलेशन हो गया। क्या हो गया? ऑसिलेशन। द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। कितना ऑसिलेशन होता है। अब वो घड़ी का देखो कैसे अंदर मैकेनिज्म बना है, अंदर मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जा रहे, अंदर कैसे काम चल उस पर नहीं जा रहे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे पेंडुलम का एक ऑसिलेशन, मतलब यहां गया, यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। जैसे ही इस पेंडुलम का एक ऑसिलेशन हो गया, घड़ी पे तुरंत बोलता था कि 1 सेकंड हो गया। क्या कहा? जैसे पेंडुलम ऊपर गया, बीच में आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में आया, आ गया, मतलब 2 बार ऊपर जाके अगर बीच में आ गया तो बोल देंगे कि पेंडुलम का एक ऑसिलेशन हो गया। और ये एक ऑसिलेशन घड़ी के 1 सेकंड के बराबर होता था। समझे? तो ये ऐसे अंदर काम करता था, वो ऐसे डिफाइन किया था। तो यहां लिखता हूं वंस पेंडुलम क्लॉक, लिखता हूं पहले पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, इसका क्लॉक का सीन क्या है कि एक ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना। पेंडुलम क्लॉक की डायग्राम, डायग्राम मिटाना नहीं चाहिए था, डायग्राम छोटा करना चाहिए था। ये आ गई पेंडुलम की क्लॉक, ये हो गई डायग्राम छोटी, ये हो गई डायग्राम छोटी, और ये डायग्राम आ गई यहाँ पे। बड़े बढ़िया है, बढ़िया है, समझ गया समझ गया, बढ़िया है। हटा दो हटा दो। अब ये थोड़ा सा ऊपर सरकाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। चलो, पेंडुलम क्लॉक हो गई। पर इस पेंडुलम क्लॉक में सीन क्या था, थोड़ी सी मिस्टेक पॉसिबल थी, पॉसिबल है। देखो कैसे क्या, अगर बाय चांस जो घड़ी बना रहा है, पेंडुलम क्लॉक बना रहा है, उससे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, उससे मिस्टेक हो गई कि पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। अब लेंथ बढ़ने में सीन क्या होगा कि पेंडुलम को ऊपर जाने वक्त लगेगा, नीचे आने वक्त लगेगा। इसका मतलब ऊपर जाके आने में उसको वक्त लगेगा, थोड़ा लेट चलेगा। तो मतलब मेरा 1 सेकेंड होके भी गया पर इसका ऑसिलेशन हुआ ही नहीं। लेंथ बड़ी हो गई ना, तो इतनी बड़ी लेंथ हो गई तो ऊपर धीरे धीरे जाएगा, नीचे धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा 1 सेकेंड होके गया पर इस घड़ी का अब तक एक ऑसिलेशन हुआ ही नहीं। खराबी है ना ये। अब मान लो उसने जो घड़ी बना रहा है, क्या पिया उसने पता नहीं अपने को, उसने लेंथ छोटी कर दी, लेंथ छोटी कर दी। अब लेंथ छोटी कर दी, हक करके ऊपर गया, पटाख से नीचे आ गया। मतलब मेरा 1 सेकेंड
अभी हुआ भी नहीं, पर इसका एक ऑसिलेशन हो गया, फटाक से ऊपर गया, फटाक से नीचे आ गया, मतलब एक ऑसिलेशन अभी हुआ भी नहीं मेरा, मतलब फटाक से ऊपर, फटाक से ऊपर आ गया, नीचे आ गया, मतलब इसका एक ऑसिलेशन हो गया, पर अब तक 1 सेकंड हुआ ही नहीं, मिस्टेक हो रही ना। तो जो पेंडुलम की क्लॉक की जो मिस्टेक्स आती है, मिस्टेक्स आती है, मिस्टेक को एक नया वर्ड लिखते हैं, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, इसको याद करेंगे, लिखता हूं ये मिस्टेक्स। अगर मान लो कि चलो मान लो कि मिस्टेक्स हो रही है, अब उसने समझदार ने कि घड़ी के क्लॉक में कुछ किया नहीं, आराम से पेंडुलम क्लॉक बनाया, ना ही लेंथ छोटी की ना ही लेंथ बड़ी की, फिर भी फर्क पड़ेगा। ठंडी के मौसम में लेंथ सिकुड़ जाएगी, गर्मी के मौसम में लेंथ बढ़ जाएगी, फिर ही फर्क पड़ेगा टाइम पे। तो इस चक्कर में मिस्टेक होती है। अब जो पेंडुलम क्लॉक में नोटिस क्या किया है, मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक को कम कितना करें। तो लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो मिस्टेक्स होती है पेंडुलम क्लॉक्स में, मिस्टेक्स होती है, जो मैक्स टू मैक्स मिस्टेक्स जो आती है, जो अनसर्टेनिटी आती है पेंडुलम क्लॉक्स में, वो 24 आवर में, 24 घंटे में वो मिस्टेक आती है 10 मिनट की। कितने की आती है? 10 मिनट की। मैंने ये प्लस माइनस 10 मिनट इसलिए लिखा है कि वो डिपेंड करता है, अगर लेंथ बढ़ गई तो 10 मिनट कम हो जाएगा ना, तो वक्त जाएगा, ऊपर जाने में ऊपर आने में वक्त लगेगा। लेंथ छोटी हो गई तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। तो पेंडुलम क्लॉक 10 मिनट का एरर दिखाता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है, मिस्टेक दिखाता है। मतलब कैसे? अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो पेंडुलम क्लॉक दिखाएगा 2:50 हुआ है, ये एक पॉसिबिलिटी, 10 मिनट कम दिखाएगा। घड़ी में 3 बज रहा है तो पेंडुलम क्लॉक दिखाएगा 3:10 हो गया है, ज्यादा दिखाएगा। तो जो भी मिस्टेक करेगा वो कितना करेगा? 10 मिनट का करेगा। 10 मिनट की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, 10 मिनट की। 1 सेकंड की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मान लो मुझे रॉकेट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करते वक्त ही 1 सेकंड की मिस्टेक आ गई, खत्म ना कहानी। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कहानी खत्म। तो ये आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए मिस्टेक को रोके कैसे? तो नोटिस क्या किया, जैसे ही पेंडुलम का ऑसिलेशन 1 सेकंड में 1 हो रहा था, अब क्या कर दिया, उस पेंडुलम का ऑसिलेशन 1 सेकंड में 2 कर दिए। क्या कर दिए? 2 ऑसिलेशन इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्या हुआ? 2 ऑसिलेशन किए 1 सेकेंड में। तो नोटिस क्या हुआ, जो उसकी अनसर्टेनिटी, मिस्टेक्स, एरर, तीनों वर्ड एक ही है, वो आ रही है, वो कम हो गई, वो आ गई 8 मिनट पे। कितने पे आ गई? 8 मिनट पे। तो मुझे खेल क्या समझ गया आपने को, कि जितना ऑसिलेशन बढ़ाऊंगा उतनी मेरी अनसर्टेनिटी कम होगी, मिस्टेक्स मेरी कम होगी, है ना। पर पेंडुलम की क्लॉक में 1 सेकंड में 2 ही ऑसिलेशन पॉसिबल है, 3 करने जाओगे बहुत मुश्किल है, कि 1 सेकंड में वो ऐसे 3 बार यहां आएगा, 3 बार यहां आएगा, फिर 3 बार यहां आएगा, 1 सेकंड में ये बहुत मुश्किल है। तो ये करना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग क्या चेंज कर दिया। अब पहले एक बात समझो, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन होता एक ही है, ऑसिलेशन वाइब्रेशन होता एक ही है। कैसे? क्या? ऑसिलेशन में भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, वाइब्रेशन में भी आगे पीछे ही मूव कर रहा होता है। गिटार की स्ट्रिंग्स, ये भी ऑसिलेशन सी है, पर ये फास्ट है, फास्ट है। जो फास्ट है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, जो ज्यादा है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, जो स्लो है, कम है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। यहां तुम्हारे ऊपर लिख के देता हूं, ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू वाइब्रेशन, दोनों सेम ही है। चलो बढ़िया। अब समझ गया कि मेरा पेंडुलम क्लॉक से काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। तो दिमाग क्या लगा, एक नई नई सी मेथड बनाएगी जिसमें कैलकुलेट करने गए वो लोग ऑसिलेशन नहीं काउंट करेंगे, इस बार वाइब्रेशन काउंट करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लॉक बोलते हैं उसको, तो वो क्लॉक बोलते तो नहीं है, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब नाम पहली बार सुन रहे हैं, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, सबके हाथों में ना पहले एक घड़ी आती थी क्वार्ट्ज कंपनी की। जो क्वार्ट्ज कंपनी का ग्लास है ना, क्वार्ट्ज एक ग्लास होता है,
उस ग्लास की कंपनी, ग्लास के नाम पे उस घड़ी ने अपना नाम रखा है, क्वार्ट्स ब्रांड करके। क्वार्ट्स एक घड़ी का मतलब एक कांच का नाम है, क्वार्ट्स ग्लास बोलते हैं उसको। उस ग्लास के नाम से ही उसने अपना ब्रांडिंग किया है, समझे, वो है। तो ये क्वार्ट्स क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को वो लोग ट्यूनिंग फॉर्क का शेप देते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का शेप। ये ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क। क्या करता है ट्यूनिंग फॉर्क, कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और इसमें से करंट पास करते हैं, करंट स्लाइटली करंट पास करते हैं। करंट पास होने के बाद ये करता है वाइब्रेट। क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब इसने का वाइब्रेशन काउंट करते हैं। तो जैसे ही इसका वाइब्रेशन 32,768 ये वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो बोल देते हैं कि ये 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड हो गया, कितना, 32,768, 32,768। इतना अगर वाइब्रेशन करेगा तब बोलूंगा 1 सेकेंड हो गया। जब 2 बार ऑसिलेशन कर रहा था 1 सेकेंड में, तब मेरी मिस्टेक आ रही थी 10 मिनट की, सॉरी 8 मिनट की। जब एक बार ऑसिलेशन कर रहा था 1 सेकेंड में, तब मिस्टेक आ रही थी 10 मिनट की, मिस्टेक आ रही थी। तो अब चेक करते हैं कि जब 32,768 वाइब्रेशन होगा तब मिस्टेक कितनी आएगी। अनसर्टेनिटी इन 24 आवर्स, 24 आवर्स जो मिस्टेक आ रही है वो आ रही है 1 सेकेंड की। कितने की आ रही है, 1 सेकेंड की। ये तो 1 सेकेंड की मिस्टेक, मतलब 24 घंटे में अगर मैं बोलूंगा कि 1:50 हुआ है, नहीं, 1:50 होके 1 सेकेंड हुआ है, 50 मिनट नहीं हुआ, 1:49 फॉर 49 सेकेंड, 59 सेकेंड्स हुए हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड की मिस्टेक आ रही है। पर ये 1 सेकेंड की मिस्टेक भी हमारे लिए धोखादायक है कि नहीं, हमने कहा था। अब ये जो मिस्टेक थी ना 24 घंटे की मिस्टेक, ये 10 मिनट की मिस्टेक कब आएगी पता नहीं होता है, कभी भी आ सकती है 24 घंटे में। और ये 24 आवर्स में से जो 1 सेकेंड की मिस्टेक आ रही है, ये भी पता नहीं है, कभी भी आ सकती है मिस्टेक। अब ये मिस्टेक कभी भी आ सकती है, बाई चांस मेरी किस्मत खराब रही, जब मैं रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं तभी 1 सेकेंड की गड़बड़ी आ गई, मिस्टेक्स आ गई। अब रॉकेट टकरा जाएगा किसी और के साथ तो मेरा नुकसान आए ना, नुकसान पूरा नुकसान होगा। तो 1 सेकेंड की गड़बड़ी बहुत बड़ी होती है, तो करे क्या, करे तो करे क्या। तो इसके एक एडवांस क्लॉक आती है, उसका नाम होता है सीसीएम एटॉमिक क्लॉक। सीसीएम एटॉमिक क्लॉक। क्या कहा, सीसीएम एटम लेते हैं, सीसीएम एटम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है ना, उसे सीसीएम एटम लेते हैं। सीसीएम एटम को ना एक वाइब्रेशन रखते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो वाइब्रेशन कराते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से उसका एक वाइब्रेशन करता है वो। अब वो एक नंबर बताएगा, इतनी बार अगर वो वाइब्रेशन करेगा तो बोल दूंगा उसको 1 सेकेंड हो गया। अब वो नंबर ध्यान से बात सुनना, इतनी बार वाइब्रेशन करने के बाद सीसीएम एटॉमिक क्लॉक, सीसीएम एटॉमिक क्लॉक, सीसीएम का होता है सीएस, सीएस। सीसीएम का 122 एटम लेते हैं, बात की बात है, अब वो जरूरत नहीं, सीसीएम एटम लेते हैं बस, इतना समझ लो काफी है। अब जब सीसीएम एटॉमिक क्लॉक को जो सीसीएम मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करेगा, जब वो मॉलिक्यूल 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन करेगा, तब बोल दूंगा मैं कि ये 1 सेकेंड हो गया है। 9,19,26,31,770 टाइम्स अगर ये वाइब्रेट करेगा सीसीएम का, तो बोल दूंगा 1 सेकेंड हो गया। जब मेरे पास एक बार 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा था तो मेरी मिस्टेक 10 मिनट आ रही थी, 2 ऑसिलेशन हुए, मिस्टेक 8 मिनट पे आई। जब 32,768 वाइब्रेशन हुआ तब मिस्टेक 1 सेकेंड पे आई। अब 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन करेगा तब मिस्टेक कितनी आएगी, अंदाजा लोग बच्चों लगा चुका होगा, मिस्टेक बहुत कम आएगी। कि इसमें ही 1 सेकेंड आ रही थी तो इसमें कितनी आएगी, बहुत कम आएगी। मोबाइल नंबर है ये, फोन कर लो, फोन लगेगा, देख लो, 2 2 2 2 2, फोन कर लो, मेरा ही नंबर है।
मजाक कर रहा हूं, मेरा नंबर नहीं है, फोन नहीं करना। वाइब्रेशन 1 सेकेंड है, कोई दिक्कत, इतनी बात है। अब आगे सुनो, इतना बार वाइब्रेशन करने के बाद 1 सेकेंड होगा, इसकी मिस्टेक, इसकी अनसर्टेनिटी, इसकी जो मिस्टेक्स आती है, मिस्टेक ध्यान से बात सुनना, इसकी मिस्टेक जो आती है वो 24 आवर्स में नहीं आती, ईयर में आती है। 1 ईयर, 1 साल में इसकी जो मिस्टेक आती है वो आती है 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, नहीं आती है 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। 1 साल में 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, मतलब इन शॉर्ट माइक्रो, क्या होगा, माइक्रो बोलते हैं, तो यह आता है 3 माइक्रो सेकेंड। अब मैं दिखाता हूं, लिख के दिखाता हूं, घबराना मत। तो यह आएगा 1 ईयर, यह आएगा 0.0000003, एक जीरो कम करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये आएगा 3, देख लो, 3 के बाद 5 जीरो, 6 जीरो ना, पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, समझे, मतलब 0.00003 सेकेंड की मिस्टेक आती है, कब, 1 साल में। 1 साल में इसकी इतनी मिस्टेक आती है, कितने सेकेंड है वो, 0.003 सेकेंड्स है, ये सेकेंड्स है, इतनी मिस्टेक आती है। अब इसको जब 1 सेकेंड की मिस्टेक करनी हो तो इसको 1000 साल लग जाएंगे, 1000 साल बाद इसकी 1 सेकेंड की मिस्टेक होगी। तो मुझे बताओ, 1 साल में ये 3 माइक्रो सेकेंड, 0.00003 सेकेंड की मिस्टेक कर रहा है, तो 1 सेकेंड की मिस्टेक करने में इसको 1000 साल लग जाएंगे। इसलिए ये तुम्हारा लास्ट है, इसके बाद कोई क्लॉक नहीं आएगी, क्योंकि 1000 साल की मिस्टेक बोल रहा हूं, 1000 साल में भी नहीं आएगी, समझे बात, इसलिए तुम्हारा लास्ट है। ये क्लॉक इंडिया में भी है और बहुत जगह पे भी है, क्योंकि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट करने का काम है ना, यही करते हैं, बोलते हैं ना, यही करते हैं, वो होता है। लोगों को सुना होगा बोलते हुए, लोगों को सुनते भी हैं कि मुझे जाके ना टाइम स्क्वायर, लंदन में टाइम स्क्वायर है, वहां से घड़ी के साथ मेरा टाइम, घड़ी का टाइम मैच करना है। अजीब चमन है, यहाँ से मैच करना, वहां जाना मैच कर, तो मैच करने जाते हैं लोग। इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड टाइम तुम्हारे फोन का जब ओपन करोगे ना टाइम सेटिंग में, तो वहाँ 2 टाइम दिखते हैं, एक दिखाता है कोलकाता, एक दिखाता है मुंबई। तो जो टाइम सेट किया गया है ना, वो उससे ही किया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एलपी कुछ तो बोलते हैं उसको, समझे, वहां से किया गया, समझे। ये तुम्हारा है टाइम का, इसकी बात की है, टाइम की, देखो ध्यान से, पहले टाइम देख लो, मास तो दिखाई दिया है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, पूरा टाइम देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा टाइम है। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, कोई दिक्कत नहीं, ग्लास का होता है ट्यूनिंग फॉर्क, तुम लोग पढ़ोगे कॉलेज में, मेटल का दिखा था तुम्हारे अंदर, तो बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, मैं ट्यूनिंग क्रिस्टल लिख रहा था, ट्यूनिंग फॉर्क, इतनी बात है। इसकी बात की सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात की, और यहाँ मैंने आगे बात की है मेजरमेंट ऑफ मास की। ये जो बात की है किसकी बात की है, लार्ज मास की, है ना, लार्ज मास की बात की है। देखो, इसके बाद हमने बात की है स्मॉल मास की, ये है स्मॉल मास की, इतनी बातें कर ली। अभी एक बार हर चीज एक बार देख लो, स्टार्स का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं हटता हूँ, ये देखो स्टार्स की बात की थी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज, मास की बात की थी, स्मॉलेस्ट मास की दिखा दिया था पूरी तरह से। लार्ज मास की बात करती, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाकी था शायद से, ले लो, इसका, ये भी हो गया और ये भी हो गया, टाइम का भी। अब मैंने लेंथ करा दिया, मास करा दिया, टाइम करा दिया, अब मेजरमेंट हो गया है, मेजरमेंट हो गया है। इसके बाद तुम्हारा शुरू होता है डायमेंशन, क्या शुरू होता है, डायमेंशन। डायमेंशन एक रियल कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बोलते हैं ना, एंट्रांस के लिए। एंट्रांस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एंट्रांस में जो नीट में, जेई में क्वेश्चन बनते हैं,
नीट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन बनने ही हैं, 3 क्वेश्चन बनने ही हैं, बनते ही हैं। वो कहाँ कहाँ से बनते हैं वो भी दिखा दूंगा, अगली बार मुझे याद दिला देना। और जेई में मतलब कमेंट्स में याद दिलाना, तुम लोग को सामने तो हो नहीं, कमेंट्स में याद दिला देना। उसके बाद जेई में भी, अब जेई में बच्चों में होता क्या है कि मैं एनसीईआरटी वगैरह कॉलेज में पढ़ाते हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी वगैरह को ये हम लोग पढ़ाते नहीं, स्टार्टिंग में इनका जेई करा ही नहीं पाते। क्योंकि जेई क्यों नहीं करा पाते, क्योंकि इस टॉपिक का जेई कब कराते हैं, जेई नीट कब कराते हैं, पूरा फिजिक्स खत्म होने के बाद। क्योंकि इस टॉपिक का जो बेस है वो पूरा फिजिक्स है ना। अगर मैंने बोल दिया किसी का यूनिट निकालो, मैं बोलता हूँ यूनिट निकालो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, पहले तो बच्चा पगला जाएगा 11th वाला, उसको पता ही नहीं होगा क्या होगा। जिसने 12th पढ़ा होगा उसको पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। मैंने बोल दिया इसका यूनिट निकालो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यूनिट निकालो, पगला फिर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसका यूनिट निकालने के बाद यूनिट ही बतानी है तो डायमेंशन कहाँ से निकालेंगे, वो बात की बात है। इसलिए ये कहाँ पढ़ाते हैं, जब तुम्हारा पूरा फिजिक्स होने के बाद लेते हैं इसका एंट्रेंस। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या क्या टॉपिक बाकी हैं फिजिक्स में। तो फर्स्ट नेक्स्ट तुम्हारे पास है, हमने पूरा मेजरमेंट करा दिया है, तुम्हारा बच रहा है डायमेंशन। क्या बच रहा है, डायमेंशन। डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार लगा के रख लो, ट्रिपल स्टार लगा के रख लो। इसके बाद इसी के डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। और थर्ड वाला, तीनों एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका आता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब तुम्हारे पास इक्वेशन रहेगा, मैं दिखाता हूँ इक्वेशन, तुमने इक्वेशन देखे हैं ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं। वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना ये वाला, पढ़ा है ये वाला। लास्ट वाला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, और s होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़े हैं 10th में ही था ग्रेविटेशन में, तीनों इक्वेशन। तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं कौन बताएगा, डायमेंशन के हेल्प से। तो ये, उसके बाद सेकेंड वाला, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पर इसमें जो रिलेशन आ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी और मास में रिलेशन, वो आ रहा है डायरेक्टली, वो भी सिंगल पावर पे। और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्टली, पर कैसा, स्क्वायर के पावर पे। मतलब ऐसा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर 1, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन मिल रहा है ना फॉर्मूला बनाने का, ऐसे तुम्हारे पास टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो वो होता है 2π√L/g। ये जो प्रूफ है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये निकालने के लिए हम लोग को हेल्प लगती है इसकी, इसकी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद थर्ड, थर्ड थर्ड तुम्हारे बुक में है, वो है टू, हाँ यहाँ देखो, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर दिखाता हूं, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन
बिटवीन 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स मतलब 2 यूनिट्स के बीच का कन्वर्जन फैक्टर निकालना। दिखाता हूं कैसे कैसे। अगर मुझे पता है 1 न्यूटन, अरे गलत लिख दिया ना, देखो इसलिए मैं लिखता हूं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ये न्यूटन तुम्हारा एसआई यूनिट है, तो सीजीएस में इसका यूनिट होता है 1 न्यूटन का होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। अब 1 न्यूटन ये है तुम्हारा सीजीएस में, एसआई सीजीएस है, तो मुझे मानना है कि 1 न्यूटन तो है, तो 1 न्यूटन सीजीएस में कितना होता है वो निकालने के लिए हमारा काम आएगा ये होता है तुम्हारा 10⁵ उसके बाद 1 जूल, फिर देखो जे कैपिटल बना दिया, 1 जूल। 1 जूल सीजीएस में होता है अर्ज, इसको बोलते हैं ERG। तो ये कितना होगा, ये भी कौन निकाल के देगा? कन्वर्जन फैक्टर 7। ठीक है, अब ये तुम्हारा डायमेंशन का एप्लीकेशन खत्म है। अब इसी डायमेंशन के 3 लिमिटेशंस भी आते हैं। क्या आते हैं? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो मैं तुम्हारे लिए ये कॉपी करके यहां देता हूं, स्मॉल तो कर लो इसको, स्मॉल हो जा, स्मॉल हो जा। अब ये यहाँ आ सकता है। ठीक है, याद करने के लिए तुम्हारे लिए सीजीएस जब नोट्स मिलेंगे तो यूट्यूब पे टेलीग्राम पे तो अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए। उसके बाद 4th तुम्हारे पास टॉपिक जो आएगा वो कहा मैंने, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिमिटेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकता। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अरे हम आराम से टॉपिक का नाम बता रहे हैं, बस काहे टेंशन ले रहे हो। डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, 5th वाला, कोई दिक्कत। लिमिटेशन होने के बाद तुम्हारा टॉपिक शुरू होगा एरर। क्या शुरू होगा? एरर। एरर में सिखाया था, एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। एरर के दौरान तुम लोग पढ़ोगे, फर्स्ट पढ़ोगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सॉरी पहले पढ़ोगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। फर्स्ट तुम्हारे पास आएगा एस्टिमेशन ऑफ एरर। इसके बाद तुम्हारे पास आएगा, उसके अंदर एरर के बाद वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसकी बात हम लोग करेंगे, बहुत बात करेंगे। उसके बाद 9th का नहीं 8th का, 8 तुम्हारा शुरू होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसके बाद लास्ट में शुरू होगा ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड। वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आता है, फिर उन्होंने अलग बना दिया उसको, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड। कितनी बातें हैं। और रही सवाल जो नीट देने वाले बच्चे हैं, जो जेई देने वाले बच्चे हैं, उनको पहले से दिमाग पहले क्लियर करना चाहिए। ध्यान से बात सुनो, मैं दिखाता हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, फॉलो करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में। जो नीट देने वाले बच्चे हैं, जो जेई देने वाले बच्चे हैं, उनको कॉलेज ज्वाइंट नहीं करना चाहिए। 11th में ये गाइडेंस मिलती नहीं है प्रॉपर तरीके से। गाइड क्यों नहीं करना चाहिए पता है? कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। अगर तुम लोग को स्टार्टिंग में ही स्टेट के साथ साथ नीट क्लियर करना बहुत टफ पड़ेगा। कि मोस्टली हर बच्चा जो मेरे कांटेक्ट में था, उन्होंने 1 साल गैप लिया था। 1 साल गैप लेने के बाद पूरी तैयारी नीट की थी, क्योंकि 12th के साथ साथ नीट क्रैक करना बहुत टफ है, रियली टफ है। क्योंकि 720 का पेपर है, 180 का फिजिक्स, 180 का केमिस्ट्री, उसके बाद 360 का बायो, और मैथ्स तुम्हारा, मैथ्स तो है ही नहीं बायोलॉजी में, नीट वाले में उतना पूरा 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री, ये हो गया 360, और 360 हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसा होता है? जूलॉजी और बॉटनी, ऐसा करा के 720 हो गया। इस चक्कर में होता क्या है नीट में, अगर नीट की स्पेसिफिक नीट और जेई की बात करूं, तो होता क्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचता, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते पढ़ते, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हमारा वक्त निकल जाता है। और ये स्टेट की बुक तो नहीं थोड़ी है वहाँ पे, वहाँ क्या है एनसीईआरटी सिलेबस है, तो बच्चे अटक जाते हैं, तो होता नहीं क्लियर। इसलिए क्या करता हूँ बच्चों को मैं कि तुम लोग कॉलेज जा क्यों रहे हो? डायरेक्ट जब एडमिशन लोगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड लो। इंटीग्रेटेड मतलब सिर्फ कॉलेज जाना है प्रैक्टिकल के वक्त, हफ्ते में से 1 दिन रहेगा प्रैक्टिकल, तब जाओ। पूरा बाकी 6 दिन फोड़ो ना एग्जाम को, पूरा एग्जाम को फोड़ो। एग्जाम को ऐसे फोड़ो कि तुम लोग को यार नीट का रिजल्ट निकले ही निकले, 1 साल वेस्ट ना हो। यही वालों के लिए भी यही है,
जेई वालों के लिए यही है। और दूसरी एडवाइस दिमाग बच्चों को पहले ही बोल देता हूं मैं यहाँ पे कि पहले क्लियर कर दो, अपना टॉपिक कवर हो गया, इतना कराना है अपने को, बस थोड़ा सा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग मिस्टेक 11th में करोगे, मिस्टेक अभी दिखा रहा हूँ। मिस्टेक क्या करोगे, ट्राई करते हैं कि इस पर एक नया वीडियो बना दें हम लोग, मैं बस सर से बात करता हूँ, इस पर एक नया वीडियो बना लेते हैं हम लोग, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए 11th के आते ही। तो सेकंड मिस्टेक तुम लोग ये करोगे, तुम लोग गलती से भी लैंग्वेज मत लो, मराठी हिंदी इंग्लिश लेने मत जाओ, आईटी के पास जाओ, वेल एंड गुड है, आईटी स्टेबल देगा। अब उसके बाद जो नीट वाले बच्चे हैं तो वो मैथ्स पहले ड्रॉप कर दो, मैथ्स पहले ड्रॉप कर दो, ड्रॉप इसलिए करो, डरना मत कि फिजिक्स में मैथ्स आ रहा है सर, नहीं, पर मैथ्स अगर तुझे पीसी मेडिकली करना है तो मैथ्स लेने से फायदा बहुत होगा, कि मैथ्स में 16 टॉपिक्स हैं, मैथ्स छोड़ने से टॉपिक बहुत फायदा होगा, 16 टॉपिक मैथ्स में, तो वो क्यों ले, मैथ्स क्यों पढ़ूँ, एक्स्ट्रा 16 क्यों पढ़ूँ, उसके बजाय ज्योग्राफी आ रहा है, ज्योग्राफी थ्योरी है, रट्टा मार के एग्जाम के 10-15 दिन पहले पढ़ लूंगा तो भी हो जाएगा आराम से, ये है। अब जिसका मान लो कि जेई वाले बच्चे हैं, जेई वालों को बायो ड्रॉप करना चाहिए, बायो क्यों लूँ, वैसे भी बायो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो बायो मत लो, वो एक आसान है। दूसरी बात, जो जेई वालों के पास ऑप्शन है वो होता है कि सीएस लो, सीएस लेने से तुम्हारा आईटी भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास मराठी हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, तुम्हारा डायरेक्ट सीएस रहेगा, तो वो बच जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारे पास एडवाइस दिए, फॉलो करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा काम से बताना है, बाकी चॉइस अप टू यू, ठीक है। अब देखो मेरा काम तो हो चुका है, मैंने तुम लोग को मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पूरा कवर करा के दिया है और पूरी जान ला के पढ़ा दिया है। कोई भी डाउट अगर इस चीज में रहे तुम लोग कमेंट में पिन कर सकते हो, हर कमेंट का रिप्लाई देने की मैं कोशिश पूरी करता हूँ हमेशा, और कमेंट पढ़ता भी हूँ। और आगे जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तुम लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत, 11th के लिए हम लोग ऑन स्पॉट खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।